Hello everyone, this is my first lecture on chemical kinetics of class 12. केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि किस रेट से मेरा रिएक्टेंट घटता है, किस रेट से मेरा प्रोडक्ट बनता है और कितने टाइम बाद मेरा प्रोडक्ट कितना होगा, कितना परसेंट होगा, यही सब पढ़ते हैं। और उसके बाद पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बस और कुछ नहीं पढ़ते इसमें। और हेनियस इक्वेशन आता है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, तो वो सब देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? इन केमिकल काइनेटिक्स we will study rate of reaction, and factors affecting रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ये होता है हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट क्या होता है? जैसे कि रेट होता है स्पीड का, रेट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। वैसे ही इसका रेट होगा कंसंट्रेशन बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये होता है रेट। उसके बाद इसमें बहुत सारा रिएक्शन आता है। अब रिएक्शन जो आता है तो हम किस रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन तो बहुत तरह का होता है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। रिएक्शन बहुत तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है? AG, मतलब आयनिक रिएक्शन जितना भी होगा, आयोनिक रिएक्शन वो कौन सा होगा? फास्ट रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन होगा मेरा फास्ट रिएक्शन। उसके बाद जैसे कि AgCl प्लस NaNO3, इससे बन के प्रोडक्ट मेरा बना AgNO3 प्रिसिपिटेट प्लस NaCl, ये बना। तो ये इतना फास्ट होता है कि इसके लिए टाइम बहुत कम होता है। तुरंत ये टूट जाता है, Ag प्लस बनाता है, Cl माइनस बनाता है, तुरंत ये भी टूट जाता है, Na प्लस बनाता है, NO3 माइनस बनाता है। Ag किससे जुड़ जाएगा? फिर AgNO3 से जुड़ जाएगा और NaCl से जुड़ जाएगा तुरंत। तो इतना फास्ट होता है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो इस रिएक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन तो सर डीके, रेडियो एक्टिव डीके, ये सब जो होता है बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो इसके बारे में पढ़ने में बहुत स्लो रिएक्शन होता है, तो इसके लिए भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। तो इसमें पढ़ क्या करेंगे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम लोग आराम से पढ़ते हैं। कौन सा रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स किस लिए पढ़ा जाता है? सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा जाता है, ना ही फास्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा जाता है और ना ही अपना स्लो और फास्ट रिएक्शन के लिए, ना ही स्लो रिएक्शन के लिए पढ़ा जाता है। अब आते हैं अपना ग्राफ देख लेते हैं फास्ट रिएक्शन का। मान लेते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सिंपली सी बात है। तो यहाँ पे R मेरा हो गया, यहाँ पे मेरा P हो गया। शुरू में तो कुछ कंसंट्रेशन, कोई चीज़ को हम मिला रहे हैं तब हमको प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब शुरू में जो रिएक्टेंट का कुछ तो कंसंट्रेशन होगा। प्रोडक्ट का शुरू में कंसंट्रेशन क्या होगा? 0, क्योंकि अभी हम लिए हैं, अभी दोनों को मिलाएंगे तब मेरा प्रोडक्ट बनेगा।
तो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगा ना, तुरंत थोड़ी बन जाएगा प्रोडक्ट, टाइम लगेगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ होगा, वहाँ से वो डिक्रीज करेगा, और ये मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। ये मेरा होता है फास्ट ऑर्डर का, फास्ट रिएक्शन का ग्राफ। अब आते हैं अपन मॉडरेट रिएक्शन के लिए। मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है, ये अपना बढ़ा और ये अपना इसके लिए ऐसे, सॉरी, एक्सपोनेंशियली इस टाइप से बढ़ता है, ऐसे एक्सपोनेंशियल। ये हो गया मेरा किसके लिए, मॉडरेट के लिए। अब आता अपना फास्ट हो गया मॉडरेट, अब आता है अपना स्लो रिएक्शन। स्लो, इसके लिए तो पढ़ के कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये अपना ये अपना हो गया किसके लिए, स्लो रिएक्शन के लिए। फास्ट, मॉडरेट और स्लो के लिए, तीनों के लिए मिल गया अपना ग्राफ। अब केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स में ROR पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है फैक्टर्स, बता चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR। उसके बाद क्या पढ़ना है, रेट लॉ। उसके बाद अपना पढ़ना है मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर। उसके बाद अपना पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये सब चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट में ROR है। रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट में अपना है, फर्स्ट से देखते हैं ROR है। फर्स्ट में ROR है। ROR होता है अपना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन चेंज इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका यूनिट हमको बता सकते हैं, यूनिट ऊपर में चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, बाय टाइम का यूनिट सेकेंड, ओवरऑल ROR का यूनिट ऑफ ROR मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जगह ये अपना यूनिट ऑफ ROR। हमेशा कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, मोलरिटी जो होता है वही होता है कंसंट्रेशन अपना मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में कितना मोल है, 1 लीटर में कितना मोल है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ शरबत बना है, 2 गिलास में शरबत बना है, दोनों 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर का है अपना, दोनों 1 लीटर का है गिलास, दोनों में शरबत बना है। इसमें चीनी का मोल अपना चले गया कितना, मान लेते हैं 56, कितना लें 56 ले लो 56, ये हो गया 73। दोनों में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कितना गाढ़ा है, कितना सांद्र है, सांद्र हिंदी में, और कितना गाढ़ा है,
किस में ज़्यादा होगा? इसमें 56 ग्राम ये लिए, ये होगा 73 ग्राम। तो चीनी है तो पूछेगा दोनों का कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, तो ग्राम है, हमको चाहिए मोल पर लीटर, तभी तो कंसंट्रेशन निकलेगा। ये ग्राम दिया है, ग्राम दिया है तो ग्राम मोल निकालने के लिए अमाउंट गिवन बाय मोलिकुलर मास, अमाउंट गिवन कितना है 56 बाय C12H22O11 C6H12O C6H12O6 चीनी। अब इसका हम पुट कर देंगे यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, शुगर। तो दोनों में तो मोलिकुलर वेट सेम होगा, इसमें भी मोलिकुलर वेट सेम होगा, इसमें भी, बट ये इसका ज़्यादा है तो कौन ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर बस, और पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड भी। अब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को ROR से भी लिखते हैं। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक होता है वेरी फास्ट, स्लो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, स्लो रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता है एवरेज ROR और इंस्टेंटेनियस। मान लेते हैं 2A + 3B से अपना बना 4C, मान लेते हैं ये चीज़ बना। अब पूछेगा इसमें एवरेज रेट कितना होगा, एवरेज ROR। तो D इसका कोफिशिएंट 1/2, इसका स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और A का कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन A का कितना होगा, डेल्टा A बाय टाइम। अब A का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, T = टाइम के बाद ये कुछ होगा, T = T के बाद जीरो समय पर, जीरो टाइम पे ये इसका टेम्परेचर कुछ होगा, और कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, मान लेते हैं A से B गया, T = 0 पे ये है 5, ये है 0, T = T पे ये हो गया 3, या ये हो गया 2। तो इसका कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन हम चेंज इन कंसंट्रेशन लिखना चाहते हैं, तो निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन 3 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ओवरऑल -2, लेकिन रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये मेरा क्वांटिटी आएगा माइनस। इसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा आ गया निगेटिव आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल। देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बाद में घट जाएगा, इससे टूट के कुछ C बनाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, तो इसलिए 1/2। उसके बाद ये भी रिएक्टेंट है, तो 1/3 माइनस करके आएगा बाय डेल T, 1/4 डेल C बाय डेल T। C का क्या होगा, बढ़ेगा ना, C का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब एक हम लोग अपने देते हैं 5x + 5A + 2B + 3C से मेरा 4D + 6E बना। इसका हम लोग एवरेज रेट लिख दीजिए, क्या होगा, आसान है, अपने से लिखिए एवरेज ROR, माइनस रिएक्टेंट वाला है तो माइनस होगा 1/5 डेल्टा A बाय डेल्टा T, 2 के लिए -1/2 डेल्टा B बाय डेल्टा T इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा C बाय डेल्टा T। अब ये प्रोडक्ट वाला है तो पॉजिटिव ही होगा, 1/4 डेल्टा D
अपन डेल्टा टी और ये 1/6 डेल्टा ई अपन डेल्टा टी। आसान था, कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोडक्ट में पॉजिटिव होगा, रिएक्टेंट में निगेटिव होगा। क्यों होगा ये बता दें, क्योंकि रेट जो होता है अपना हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कंसंट्रेशन निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव डाल के ये पॉजिटिव हो गया अपना, हो गया। अब एक आता है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है बनना, डिसअपीयरेंस मतलब होता है घटना। जो बन रहा है मतलब प्रोडक्ट मतलब मान लेते हैं R से P में बन रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा, जो बन रहा है। बन कौन रहा है यहाँ पे, P बन रहा है। और डिसअपीयरेंस किसका हो रहा है, डिसअपीयर मतलब जा रहा है, घट रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन घट रहा है। किसका घट रहा है, ये इससे ये बन रहा है, तो इसका घट रहा है, इसका बढ़ रहा है। जिसका बढ़ रहा है और घट रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस डायरेक्ट लिखा रहे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा रहे तब निगेटिव पॉजिटिव करेंगे, बट रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा रहे तो डायरेक्ट हम लोग डेल पी बाय डेल टी मैग्नीट्यूड के साथ लिखना है, और डेल आर बाय डेल टी। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, बट रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ याद रखना है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये मेरा स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है रेट। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है 2N2O5 ये बनाता है 4N2 और O2 बनाता है। रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस जब भी दिया है तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन में लिख डालना है। जो दिया रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है तो ROA ऑफ किसका NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना दिया है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। होता क्या है, ये रेट है तो सीधा सीधी NO2 का कंसंट्रेशन बाय टाइम, ये होता है। ये एक स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। अब इसका ROR पूछ रहा, तो ROR लिखने के लिए इसका ROR लिखते हैं 1-1/2 N2O5 और यहाँ पे डेल टी, प्रोडक्ट का 1/4 NO2 बाय डेल टी बराबर 1/1 O2 बाय डेल टी। अब अपन यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ ये दिया हुआ है, इसको किसी से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ROR। यहाँ से ROR इक्वल्स टू, इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ROR, इस तीनों में से एक चीज़ हमको पता रहेगा तो ROR निकाल सकते हैं। ये पता है नहीं दिया है, ये पता है नहीं दिया, ये दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड मार दें तो मेरा ROR आ जाएगा। तो कितना है, 4 से डिवाइड मारेंगे 3/4, ये हो गया ROR, रेट ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अपना आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ROD ऑफ N2O5। अपन सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, N2O5 चेंज इन N2O5, अपन चेंज लगा लेना, सब जगह चेंज होगा, कंसंट्रेशन का चेंज ही होता है ना, चेंज लगा लेना, डेल टी ये होता है। अब यहाँ पे कहीं दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को ROR से, तो अपन आ जाएगा N2O5 का ROD रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो ये हो जाएगा 2 × ROR। तो ROR का वैल्यू हमको आता है कि दिया है 3/4 आ गया है, अपन 3/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
आ गया, आसान था। अब आते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। अब आते हैं आप लोग इंस्टेंटेनियस पे। इंस्टेंटेनियस में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लिमिट टेंस टू जीरो, टाइम टेंस टू जीरो करेंगे वही चाहेगा। जैसे कि लिमिट t टेंस टू जीरो, यहाँ पे एवरेज रेट, एवरेज रेट कितना था, डेल सी बाय डेल टी, यही था ना अपना। ये करेंगे तो ये अपन आ जाता है, क्या आता है, डी सी बाय डी टी, बस और कुछ नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया टी टेंस टू जीरो करेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा लिमिट करेंगे डेल एवरेज रेट के लिए लिमिट लगा देंगे, तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट में अगर लिमिट लगा दें तो अपना इंस्टेंटेनियस बन जाता है। तो लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, लिमिट लगा दें तो ये मेरा डेल्टा क्या बन जाएगा, डी, और ये डेल्टा टी। ये डेल्टा होता है मेजर चेंज के लिए, ये डेल्टा होता है माइनर चेंज के लिए, मतलब बहुत छोटा चेंज के लिए ये डेल्टा यूज करते हैं। ये डेल्टा मेजर चेंज के लिए, इसलिए इसको एवरेज कहते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जैसे कि अपना आ गया a प्लस बी 3c, तो इंस्टेंटेनियस आर वार हमको बताना है। फास्ट सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ डेल्टा के जगह पे हम लोग डी लिख देंगे और बाद जैसे का तैसे रहेगा। लिखेंगे -1/1 रिएक्टेंट है, डी ए अपन डी टी इक्वल्स टू -1/2 डी बी अपन डी टी इक्वल्स टू 1/3 डी सी अपन डी टी। आसान था, कुछ नहीं था। हो गया। अब देखते हैं एक ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है अपन, ये अपन प्रोडक्ट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है कोई भी लाइन, कहेगा इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लिया जाता है। ये अपना स्लोप हो गया, इसको थीटा लिखते हैं, इसको एम से लिखा जाता है। ये कितना होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा स्लोप होता है। ये होता है dy बाई डी एक्स, डी वाई कितना है, y की जगह पे क्या है, डेल्टा आर अपन डेल्टा टी। तो ये देखो कुछ दे रहा है क्या, अपना रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देगा। ये रिएक्टेंट है ना, डेल पी, अगर ये टाइम हो गया यहाँ पे तो ये डेल टी, तो कुछ दे रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, इसका दे रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अगर आर से कोई पी में जा रहा है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर ऐसे लिखा जाता है, तो इसका स्लोप हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अपना ये क्वेश्चन अब करेंगे 2p से अपना जा रहा है 3q, 2p प्लस 3q r बना रहा है। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ r। तो यहाँ पे दे दिया है, हमेशा हम लोग इसका स्लोप क्या देगा हमको, स्लोप हमको क्या देगा, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू डेल क्यू वाई बाय एक्स डेल टी, ये देगा अपन स्लोप टेन थीटा। थीटा कौन सा लेना है, हमेशा बोले थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये दे दिया इधर से नहीं लेना हमको, इधर से लेना। इधर से 180 में से 45 गया, थीटा कितना हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री टेन थीटा, 135 डिग्री कितना होता है -1, -1 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल क्यू बाय डेल टी। अब हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन ROR,
ROR कितना होगा, ROR पहले लिख लेते हैं, किसका ROR पूछ रहे हैं, किसी का भी लिख लेते हैं। वैसे लिखना किसके लिए है, Q के लिए सब कुछ बता दिया है, तो Q के लिए लिख लेते हैं -1/3 Q बाय डेल टी। अपन ROR लिख रहे हैं -1/3 Q बाय टी, कितना दिया माइनस, रेट कितना आ गया 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, सॉरी आर मतलब आर बन रहा है ना, ROA ऑफ आर कितना होगा, सीधा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अपन देखो यहाँ पे, हाँ ROR इसके लिए लिखेंगे तो कितना होगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो कोफिशिएंट 1 है, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ही ROR होगा, मतलब यही तो ROR होगा, ROR तो यही होगा 1/3 ही होगा। हो गया, आसान था ये भी। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR। ROR को कौन कौन फैक्टर बनता है। एक तो आयनिक रिएक्शन देख रहे थे पहला में, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता था, आयनिक रिएक्शन होगा तो इधर दिए तुरंत बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो ROR क्या होता है आयनिक रिएक्शन के लिए, हाई होता है, बहुत फास्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा होता है अगर अपना गैस गैस रहें, गैस सॉलिड रहें, गैस लिक्विड या फिर गैस सॉलिड, अपना गैस 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 लिक्विड, तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस होता है सेम फेज, मतलब गैस है तो गैस ही, उसको कहेंगे होमोजीनियस। गैस है लिक्विड है, इसको हेटेरोजीनियस। देखो ये गैस गैस है, ये गैस लिक्विड है, तो ये सेम फेज में होगा, ये अलग फेज में होगा, इसको कहेंगे हेटेरोजीनियस, इसको कहेंगे होमोजीनियस। तो ROR होता है इसका ज़्यादा। गैस देखते हैं तुरंत इधर दो गैस को तुरंत मिला सकते हैं, गैस लिक्विड को मिलाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन में, बट गैस गैस को तो तुरंत मिला सकते हैं, इसलिए ROR इसका गैस का ज़्यादा होगा। तीसरा ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ROR बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ROR ज़्यादा है, तब ना स्टेबिलिटी प्रोडक्ट का बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का कम है, तब ना तुरंत टूट के तुरंत बन रहा है ना। ROR ज़्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का कम है, कम है मतलब तुरंत क्या होगा, रिएक्टेंट टूटेगा और किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा अपना। तो स्टेबिलिटी कम होगा तो तुरंत टूटेगा, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो स्टेबल रहेगा, जैसे कि कोई स्टेबल है उसको हिला नहीं सकते हैं तो आगे जाएगा, रेट उसका होगा, स्पीड आएगा उसमें नहीं ना। जैसे कोई एकदम पहलवान है, गामा पहलवान स्टेबल है एक जगह, उसको कोई पतला दुबला आदमी धक्का देगा तो आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल है, उसके पास स्टेबिलिटी है, तो उसमें स्पीड आएगा नहीं आएगा ना। वही एक पतला दुबला आदमी है, मतलब हवा से उड़ जाएगा, तो उसमें स्टेबिलिटी कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, अगर उसको कोई दूसरा मोटा आदमी धक्का दे दिया तो उसमें एकाएक कितना स्पीड आ जाएगा, बहुत स्पीड आ जाएगा, मतलब उसका रेट क्या होगा, बढ़ गया। ऐसे ही होता है रिएक्टेंट का। उसके बाद चौथा होता है गैस का ज़्यादा होता है ROR लिक्विड के कंपेरिजन में, लिक्विड के कंपेरिजन में सॉलिड का सबसे कम होता है। और पांचवा होता है सरफेस एरिया बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक ना। जैसे कि हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा मोड़ा हुआ सुखाते हैं तो जल्दी नहीं सूखता, कपड़ा को पूरा फैला के सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा दिए। सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अगर सरफेस एरिया बहुत कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आता है
ये होगा 5वां सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे करता है बता दिए। 6 होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट जैसे कि वो रिएक्शन होता है अपना होमो क्लोरिनेशन सब होता है। फोटोसेंसिटिव रिएक्शन जो होता है, जिस लाइट पड़ता है तो टूट जाता है। H2Cl2 लाइट पड़ेगा टूट जाएगा, HCl बना लेगा। तो जितना ज़्यादा लाइट आएगा मतलब H आएगा। H क्या होता है अपना H हम लोग पढ़े हैं 11th में, ये होता है फोटोन। जितना ज़्यादा फोटोन गिरेगा रिएक्शन पे, लाइट सेंसिटिव रिएक्शन होता है, जितना ज़्यादा फोटोन गिरेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ेगा लाइट का, तो फोटोन ज़्यादा गिरेगा। फोटोन ज़्यादा गिरेगा तो वो क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ेगा तो वो दूसरे बॉन्ड से जाके मिलेगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी लाइट का बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी नहीं घटता बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ता। कौन बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से अपना फोटोन बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नहीं होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से अपना फोटोन बढ़ता है। अब फोटोन बढ़ने से अपना बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अब बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो फिर से दूसरा नया बॉन्ड बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना किस पे हो गया, H पे, लाइट का फोटोन पे, नंबर ऑफ फोटोन पे। अब वो प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन पे। मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। उसके बाद कैटलिस्ट पॉइजन होता है। एक कैटलिस्ट होता है, पॉइजन रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, घटाता है, और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन में। मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन हो रहा है उसमें मिल के वो भी मिल गया, ऐसा नहीं होता। वो गया अंदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। हाँ, जैसे कि एक होता है चुगलखोर, वही होता है अपना कैटलिस्ट। जैसे कि 2 आदमी में चुगली कर दिया, 2 आदमी शांत से बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो चाह रहा है तीसरा आदमी कि उसको हम झगड़ा लगवा दे दोनों में। तो तीसरा आदमी जो वहाँ पे जाएगा वो चुगलखोर होगा, वो उसके कान में कुछ और कह दिया, उसके कान में कुछ और कह दिया, और दोनों में लड़ाई लगा दिया। दोनों में जो लड़ाई लगा दिया तो हो गया चुगलखोर। वो लड़ाई देख रहा है, अपना साइड हो गया। वैसे ही कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में जाता है रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट को बुलाता है पास, दोनों को लड़ा देता है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट वो अपना निकल जाता है साइड से और प्रोडक्ट दे देता है। लड़ाई में किसी का माथा फूटेगा, कान फूटेगा, वही होगा ना उसका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 2 आदमी था, प्रोडक्ट में किसी का माथा फूट गया, किसी का टांग टूट गया। लेकिन तीसरा आदमी तो देख रहा है बैठ के, तीसरा आदमी को कोई परवाह है, कुछ हुआ, सिर्फ रिएक्शन को बढ़ा दिया, घटा दिया। वही एक आदमी होता है लड़ाई हो रहा है, उसको थोड़ा सा रोक दिया, शांत करवा दिया, वो रिएक्शन को घटा दिया। उसके बाद टेम्परेचर आता है। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। जैसे कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन लगभग दोगुना हो जाता है, दोगुना तिगुना, लगभग दोगुना ही मानते हैं। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं, जैसे कि मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन था x, तो 40 डिग्री पूछेगा 40 डिग्री पे कितना होगा, कुछ तो दिया नहीं रहेगा डाटा, सीधा पूछे 40 डिग्री पे, तो अपना एक्सपेरिमेंटल वाला वैल्यू लगाएंगे। 10 डिग्री बढ़ा, 10 डिग्री बढ़ा मतलब x से 2x हो गया, अपना दोगुना हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद कंसंट्रेशन आता है अपना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा जनरली उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा ROR बनेगा, लेकिन जनरली हमेशा नहीं। हो गया। अब कोई जो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा उसी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, इतना चीज़ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। हो गया। अब आते हैं अपन रेट लॉ। समझ में आया किसी पे डिपेंड करता है, सब बता दिए, लिखना होगा, लिख लेना सब। अब नेक्स्ट आते हैं अपना रेट लॉ।
रेट लॉ होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट लॉ होता है कि ये सिर्फ बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, बस। रेट लॉ एक ही चीज़ अब हमको बताता है, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROR से डिनोट कर देते हैं इसको। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट लॉ क्या होता है, ऑफ स्पीसीज मतलब ये बताता है रेट लॉ कि डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है अपना रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट से निकलता है। रेट लॉ जो होता है सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट से निकलता है, ये मेरा होता है एक्सपेरिमेंटल, इसमें कुछ नहीं होता है थ्योरेटिकल। ये अपना जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ये दिया हुआ रहेगा, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ये अपना जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दिया रहेगा, थ्योरेटिकल नहीं निकलता है, थ्योरेटिकल कभी नहीं निकलता है रेट लॉ। रेट लॉ हमारा अपन एक्सपेरिमेंटल निकलता है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट से देखा गया ए का कंसंट्रेशन है, इसको डबल कर दिए तो ROR अपना डबल हो गया, ठीक। ए को डबल किए और ROR भी डबल हो गया, तो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पे पावर 1 हो गया अपना। इसको डबल किए तो ये भी डबल हो गया, तो पावर 1। इसको फोर्थ किए तो ये डबल हो गया, तो पावर 2, तब ना होगा। जैसे कि बी को डबल किए तो ROR अपना 4 टाइम्स हुआ, तो इसके लिए क्या होगा, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी पे पावर कितना होगा। इसको डबल किए तो ये दुगुना, चौगुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसको 2 गुना किए तो ये 4 गुना हो गया, पावर 2। इसको 2 गुना किए, इसको बी को 2 गुना किए तो ये 4 गुना हो गया, तो 2 पे पावर 2 ही तो 4 होता है, हो गया। तो ओवरऑल ROR क्या होगा, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पे पावर कितना होगा 1 और बी पे पावर 2, और यहाँ पे अपन ROR प्रोपोर्शनल को हटा के के डालते हैं, के ए पे पावर 1 बी पे पावर 2। अब अपना के क्या होता है, ROR इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2। अपन के क्या होता है, के होता है रेट कांस्टेंट, के होता है अपन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट का यूनिट आगे देखेंगे। यूनिट बेगे, गुल्डबर्ग और बेगे साइंटिस्ट था, वो बताया लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे कि अभी कैसे ROR कितना है, ए पे पावर 1 बी पे पावर 2, तो गुल्डबर्ग बताया ROR, इसको स्मॉल r से भी लिखा जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक पता था तब ना, अगर नहीं पता रहता क्या होता, ए पे पावर x और बी पे पावर 1, तो टोटल ROR क्या होता, के ए पे पावर x और बी पे पावर 1, ये होता अपना। इसी को कहा जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट
लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन इसी को कहा जाता है। उसके बाद ऊपर में जो पावर है उसको ऑर्डर कहा जाता है। ए हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी, और एक्स को कहेंगे, एक्स को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ ए, और बी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा एक्स, ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा 1। इसके पावर में जो है उसका ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर का है, तभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे आगे। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया टोटल x प्लस 1, ये मेरा ओवरऑल ऑर्डर हो गया। ऑर्डर मेरा, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल है तो ऑर्डर भी क्या होगा मेरा एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपेरिमेंट्स पता चलेगा, अदरवाइज ऑर्डर पता नहीं चलता है, ऑर्डर ऐसे पता नहीं चलेगा, ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। हो गया। अब आते हैं अपन, इसका ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा, हमको उससे पता नहीं चलेगा थ्योरेटिकल से। ऑर्डर जो होता है अपना कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी, जीरो भी हो सकता है ऑर्डर, ठीक। ऑर्डर अपना ऑर्डर जो होगा वो क्या क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। ऑर्डर के लिए कोई बात नहीं है, ऑर्डर क्या चीज़ है, कैसा क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट से आता है ऑर्डर अपना एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब आते हैं यूनिट ऑफ के क्या होता था अपना, यूनिट ऑफ के क्या होता था, रेट कांस्टेंट, यही होता था। इसका फॉर्मूला ये है, आर ओ आर इक्वल टू के, ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई। ऑर्डर तो अभी पता नहीं क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स आता है ना, अभी पता नहीं है, इसलिए ये दिया रहता है एग्जाम क्वेश्चन में। आर ओ आर का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, के का जगह के, ए का यूनिट मोल पर लीटर, इसके पावर एक्स, इसका मोल पर लीटर, इससे पावर 1। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे के मोल पर लीटर पे पावर x प्लस 1, ठीक। अब इसको इधर ले आते हैं, के इक्वल्स टू, ये इधर भागा में आएगा मोल पर लीटर पे पावर x प्लस 1, ये अपना मोल पे पावर 1 और मोल पे पावर ये प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस पर लीटर सेकेंड है ना, सेकेंड मोल पर लीटर, ये आ गया लीटर पे पावर x प्लस 1, ये आ गया मोल पे पावर x प्लस 1, और प्लस सेकेंड भी था ऊपर में, नीचे आएगा सेकेंड अपना यहाँ पे नीचे आएगा 1/सेकेंड, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा मोल, x प्लस वाई को हम मानते हैं n, टोटल ऑर्डर को n, ठीक। तो इसको n लिखेंगे तो मोल पे पावर 1 था, अब माइनस n, नीचे में लीटर 1 था और ये नीचे आएगा माइनस n, और ये पर सेकेंड। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सॉरी ओवरऑल मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जीरो ऑर्डर रहा तो क्या होगा, के का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए
जीरो ऑर्डर के लिए 0 पुट करेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होगा यूनिट? फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट पुट करेंगे 1 में से 1 0 0 कोई चीज़ पावर 0 1 पर सेकंड। सेकंड इनवर्स किसका यूनिट होगा? फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर का यूनिट कितना होगा? मोल पर लीटर 1 - 2 मतलब -1 मतलब मोल पर लीटर पावर -1 मतलब लीटर पर मोल हो जाएगा पर सेकंड। हो गया? के तक का हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी के क्या एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी के है क्या? रेट कांस्टेंट। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं रेट कांस्टेंट पे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे दूसरे दिन। एक आसान सा क्वेश्चन है, इफ़ के इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल पे पावर -2 सेकेंड इनवर्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? के का वैल्यू दे रखा है। के का वैल्यू वैसे होता कितना है? के इक्वल टू मोल पर लीटर पे पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स ये होता है। अब हमको सेकेंड इनवर्स यहाँ पे हमको मोल पर लीटर पे पावर लीटर स्क्वायर चाहिए ना, -2 लीटर 1 - n 1 यहाँ पे लीटर स्क्वायर, हाँ लीटर स्क्वायर दिया है ना, लीटर स्क्वायर हमको यहाँ लाना है। यहाँ पे हमको लीटर स्क्वायर लाना है। स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे हमको ऊपर में लीटर लाना है ना, तो इस पे पावर 2 देना पड़ेगा माइनस में, ठीक। और सेकेंड इनवर्स या फिर मोल है, मोल पे पावर -2 है तो मोल पे पावर इस पूरे जगह पर -2 देना पड़ेगा, तभी ना होगा मेरा। मोल पे पावर यहाँ पे क्या है देखो -2 है, तो यहाँ पे मोल पे पावर कितना है 1 - n है, तो 1 - n के जगह पे -2 लिख देंगे, तो n बराबर 1 + 2 3। ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। हमेशा देखा मोल पे पावर जितना है, कितना मोल पे पावर -2 है, तो आराम से 1 - n की जगह पे 1 - 2 पुट कर दिए, n = 3 हो गया। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। के क्या होता है मेरा? रेट कांस्टेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। उसके बाद रेट लॉ हो गया, मास एक्शन, रेट ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग एंड वेगे दिया था। तो गोल्डबर्ग एंड वेगे दिया था, वो बोला था सिर्फ एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन उस रिएक्शन करेंगे जो एक ही स्टेप में हो गया, जैसे कि ए से बी गया और सी बन गया, हो गया एक ही स्टेप में ये हो गया, इसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। अगर ऐसा ही हो गया बी + सी डी + ई एफ बन गया, ऐसा कुछ 2 रिएक्शन हो गया तो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इस दोनों में जो स्लोएस्ट रिएक्शन होगा, ए है स्लो या बी है स्लो, ये रिएक्शन स्लो है या ये रिएक्शन स्लो है, जो स्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा मेरा ROR रेट ऑफ रिएक्शन। तो गोल्डबर्ग और वेगे सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बताया था वो रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसके बाद वो फेल्ड कर जाता है किस में? कम्प्लेक्स रिएक्शन में। कम्प्लेक्स रिएक्शन में गोल्डबर्ग वेगे का यूज नहीं हो पाता है। और गोल्डबर्ग रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया था, रेट लॉ क्या होता है बता चुके हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी बताता है अपना रेट लॉ। उसका के होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शन को हटा के के लगाते हैं, के होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर 1 - पावर 1 - n इंटू पर सेकेंड। तो यहाँ से और उस पर जो कंसंट्रेशन पर जितना पावर होता है वो उसका होता है ऑर्डर। जैसे ए पे पावर x था तो x किसका ऑर्डर होगा? ए का ऑर्डर होगा। y पे बी पे पावर y था तो y किसका ऑर्डर होगा? बी का ऑर्डर होगा। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? दोनों का समेसन x + y, दोनों को सम कर देंगे तो वो मेरा ओवरऑल ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और अपना सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या, फैक्टर इंटेंसिटी,
फिर सरफेस एरिया कर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। बस अब नेक्स्ट क्लास में आप देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।